नमस्कार साथियों, मैं संदीप पार्थसारथी। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पार्थसारथी एजुकेशन पॉइंट पर। मैं आप सभी के बीच हाजिर हूं 13 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को लेकर। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, ओट फेस्ट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? विकल्प हैं आपके नागपुर, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु। तो प्रश्न से ही स्पष्ट है कि ओट फेस्ट अर्थात ओट से संबंधित फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जा रहा है। तो ओट फेस्ट 2023 का जो उद्घाटन किया गया है वह बेंगलुरु शहर में किया गया है और यह जो आपका फेस्टिवल है वह चुनाव से संबंधित जागरूकता प्रदान करने के लिए किया जा रहा है और इसका उद्घाटन आपके चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ने किया है बेंगलुरु में। और इसका मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता प्रदान करना है। चुनाव आयुक्त के बारे में जान लेते हैं। जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसका गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त तो आपके राजीव कुमार हैं और जो अन्य दो उप चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल है। तो यहाँ से हम थोड़ी सी जानकारी निर्वाचन आयोग के बारे में भी जानते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि किस देश ने अपनी राजधानी को जकार्ता से बोर्नियो स्थानांतरित किया गया है? जकार्ता इसके पहले जो राजधानी थी वह आपकी इंडोनेशिया की थी। कहाँ की थी? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता थी, जो अब बोर्नियो स्थानांतरित कर दी गई है। चूँकि जो इंडोनेशिया है वह द्वीप समूहों का एक समूह है जिसमें 17,500 से अधिक द्वीप समूह हैं। तो जो जकार्ता था वह भी एक द्वीप था जो 3 तरफ से आपका समुद्र से घिरा हुआ था। तो इसमें आशंका जताई जा रही है कि 2050 तक जो जकार्ता स्थान है, द्वीप है, वह अधिकांशतः अर्थात 1/3 भाग उसका जो है वो डूबने के कगार पर है। ये आपका इसमें आपको दिखाया गया है इंडोनेशिया। देखिए इंडियन ओशियन है और ये पैसिफिक ओशियन है। इसी के बीच में जो भी आपको लाल डॉट्स में दिख रहे हैं वो सभी इंडोनेशिया के द्वीप समूह हैं। जो आपकी नई राजधानी बनाई जा रही है वो ये यहाँ पे जो बिंदु डॉट किए गए हैं यहाँ पर बनाई जा रही है। इसके पहले ये जकार्ता यहाँ पर इसका राजधानी थी। तो ये देखिए जो समुद्र है, हिंद महासागर है, इससे यह डूबने के आशंका है 2050 तक, इसलिए इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है यहाँ पर। तो आइए आगे देखते हैं। इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से बोर्नियो स्थानांतरित कर रही है। इस देश की जो नई राजधानी है वह नूसंतारा कहलाएगी। अर्थात जो आपकी नूसंतारा जगह है वह इन बिंदुओं पर है। बोर्नियो एक द्वीप है जिसमें आपका नूसंतारा एक स्थान है जहाँ पर वो स्थापित की जाएगी, इसलिए उसका नाम राजधानी का नूसंतारा है। राजधानी जो है वो अब इस प्रकार से बनाई जाएगी कि पर्यावरण को ध्यान में रखा जाए और जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इंडोनेशिया जो द्वीप समूह है वहाँ पर अधिक मात्रा में प्रदूषण है, इसलिए पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अब जो नई सिटी स्थापित की जाएगी राजधानी के लिए नूसंतारा, वहाँ पे इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजधानी जो जकार्ता है वो दुनिया का सबसे तेज़ी से डूबने वाला शहर है और मौजूदा दर से अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक यह शहर 1/3 हिस्सा इसका जलमग्न हो जाएगा। इसलिए राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया है। कहाँ से? जकार्ता से बोर्नियो के लिए। और जो उसकी राजधानी होगी वह नूसंतारा होगी, जो कि आपका बोर्नियो में है। और आपको मैंने जैसा बताया कि जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया और यहाँ पर 17,500 द्वीप हैं। आपका अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए CEO और MD कौन बने हैं? ये आपके जो चित्र दिखाई दे रहा है ये यूनिलीवर लिमिटेड के नए CEO हैं और ये इसका प्रतीक चिन्ह है। तो आपके ऑप्शन है शालिजा धामी, रोहित जावा, बी गोप कुमार, अरुण सुब्रमण्यम।
तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका रोहित जावा। इनका नाम आप रोहित शर्मा के नाम से याद रख सकते हैं कि रोहित शर्मा क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के CEO बनाए गए हैं वो रोहित जावा बनाए गए हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। रोहित जावा को प्रसिद्ध फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी जो हिंदुस्तान लीवर कंपनी है, इसको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी भी कहते हैं, क्योंकि जो इसके गुड्स हैं, सामान हैं, वो बनाए जाते हैं, जो भी बनाए जाते हैं दैनिक इस्तेमाल हेतु, वह बहुत ही जल्दी मूव कर जाते हैं कंज्यूमर के पास, अर्थात ख़रीदारी इसकी बहुत तेज़ होती है, इसकी डिमांड अधिक रहती है, इसलिए इस कंपनी को फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी भी कहते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी को। तो जो इनका नया CEO और MD बनाया गया है वो कौन है? रोहित जावा हैं। जो आपकी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी है, यह विदेशी कंपनी है। चूँकि नाम हिंदुस्तान रखा गया है इसलिए अधिकांश लोग यह कन्फ्यूज रहते हैं कि यह हिंदुस्तान की कंपनी है, लेकिन यह कंपनी कहाँ की है? विदेशी कंपनी है, जिसका मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है। भारत में इस कंपनी की एक शाखा खोली गई है व्यापार करने के लिए, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और उसकी स्थापना 17 अक्टूबर 1933 को की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का डिजिटल भुगतान बाजार किस वर्ष तक बढ़ाकर $10 ट्रिलियन हो जाएगा? जो आपका डिजिटल भुगतान है, अर्थात गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, व्हाट्सएप पे, भीम पे, UPI पे, अदर जो भी आपके डिजिटल भुगतान बाजार हैं, मार्केट हैं, वे कब तक $10 ट्रिलियन हो जाएंगे? ऑप्शन है 2026, 27, 28 और 29। तो इसका जो सही विकल्प है वह आपका है विकल्प ए। 2026 तक जो डिजिटल भुगतान बाजार है उसका जो इनकम है या उसका जो बाजार है वो $10 ट्रिलियन तक हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प क्या है? 2026 तक आपके $10 ट्रिलियन हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न है, बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? ये आपका चित्र में आप देख सकते हैं कि बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे है जो एकदम हाईटेक तरह से बनाया जा रहा है। तो इसका उद्घाटन किसने किया? इसके विकल्प हैं नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, अमित शाह, राजनाथ सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका विकल्प ए, नरेंद्र मोदी जी ने किया, वो भी 12 मार्च को। कब किया गया है? 12 मार्च 2023 को। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। PM मोदी जी ने 12 मार्च 2023 को बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। इसको आपको डेट याद रखनी है। इसकी लंबाई जो है वह 118 किलोमीटर है और यह 8,480 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। इसके जो प्रमुख पॉइंट हैं आपके ये हैं कि PM मोदी जी ने किया है और यह 12 मार्च 2023 को किया गया और यह 118 किलोमीटर लंबा है और इसकी जो लागत है वह 8,480 करोड़ रुपए से बन रहा है। यह जो एक्सप्रेसवे है वह लगभग अभी इन दोनों के बीच जो यात्रा होती थी वह 3 घंटे में संपादित होती थी, लेकिन यह अब घटकर कितने घंटे हो गई है? आपके 1 घंटे 15 मिनट अर्थात 75 मिनट में आपको यह एक्सप्रेसवे बेंगलुरु से मैसूर के बीच आपको पहुंचा देगा। इसके अलावा PM मोदी जी ने मैसूर से कुशलनगर के बीच जो 4 लेन है राजमार्ग उसका भी शिलान्यास किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जम्मू कश्मीर के किस स्थान पर सेना ने 100 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? आपके विकल्प हैं श्रीनगर, जम्मू, डोडा और अनंतनाग। जम्मू कश्मीर में सेना प्रमुख जनरल ने 100 फीट ऊंचा जो राष्ट्रध्वज है वह जो भी अभी तक के सैनिक थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए फहराए हैं और वह स्थान का नाम है आपका डोडा। विकल्प सी क्या है? डोडा स्थान है जो कि एक स्टेडियम है जहां पर इन्होंने 100 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। तो सेना के जो डेल्टा फोर्स के जनरल हैं ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अजय कुमार ने सेक्टर 9 में डोडा स्पोर्ट स्टेडियम
कहाँ पर? डोडा स्पोर्ट स्टेडियम में सबसे ऊंचे झंडे को फहराया है और इसका उद्देश्य देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए अनगिनत सैनिकों को श्रद्धांजलि देना है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर के किस स्थान पर 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है, तो वह है डोडा स्टेडियम और इसका प्रमुख उद्देश्य जो पूर्व में सैनिक शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देना, अर्पित करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी, माउंट मेरापी जो ज्वालामुखी है यह विश्व के बड़े ज्वालामुखियों में से एक है, जो कि इसमें अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है। यह किस देश में स्थित है? आपके विकल्प हैं इंडोनेशिया, अमेरिका, कनाडा और बांग्लादेश। तो जो आपका इसमें सही विकल्प है वह आपका है ए, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में अधिक ज्वालामुखी विस्फोट होता है और वहाँ का बड़ा जो ज्वालामुखी स्थान है वो है आपका माउंट मेरापी ज्वालामुखी। तो वहाँ पर ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है और इसके फटने से पास के गांव में धुआं और राख फैल गई है। विस्फोट होने वाली जगह से 7 किलोमीटर तक के क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया है ताकि वहाँ पर कोई भी मानहानि या कोई भी दुर्घटना ना हो। तो हमें याद रखना है कि जो माउंट मेरापी ज्वालामुखी है वह सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और यह कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। अभी आपको पूर्व के प्रश्न में बताया गया कि इंडोनेशिया की जो राजधानी है वह जकार्ता से ट्रांसफ़र होकर बोर्निया हो गई है और जो राजधानी का नाम है वह है नुसंतारा। क्या है? नुसंतारा। अगला प्रश्न है, भिखारी मुक्त शहर नामक पहल कहाँ शुरू हुई है? ये बहुत ही अच्छी पहल है जो कि भिखारी मुक्त शहर, अर्थात उस शहर में भिखारी नहीं रहेंगे। तो यह शहर कौन कौन सा है? देहरादून, भोपाल, मुंबई और नागपुर। तो इसका जो सही विकल्प है वह है आपका नागपुर। नागपुर शहर में भिखारी मुक्त शहर पहल की शुरुआत की गई है। नागपुर शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार जी ने बताया कि 144 CRPC धारा लागू हो गई है और लोगों को नोटिस दे दिए गए हैं कि सार्वजनिक स्थल पर कोई भी भीख मांगने नहीं जाएगा, इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि पुलिस अभियान में पकड़े जाते हैं तो उन्हें आश्रय गृह में भेज दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो विकल्प हैं आपके ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर और इंदौर। तो इसका जो सही उत्तर है वह आपका भोपाल है। दिव्य कला से तात्पर्य दिव्यांगजनों से है। तो दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग ने 12 से 21 मार्च तक भोपाल हाट मतलब मध्य प्रदेश में दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया है। यहाँ पर जो देश भर के दिव्यांग कारीगर हैं उनके उत्पादों और उनके शिल्प कौशलों को प्रदर्शित करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो अंतिम प्रश्न है आज की श्रृंखला का, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी नाम, ध्यान से फिर से सुनिए, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? UAE, कतर, कुवैत या सऊदी अरब। तो आपका इसमें विकल्प है बी, कतर। कतर के जो प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं वह हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। तो इस प्रकार ये आपके जो 10 प्रश्न थे आज के महत्वपूर्ण वे संपन्न हुए। आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। 9 या 10 मार्च 11 और 12 मार्च के वीडियोज़ को आपने यदि नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उस पर क्लिक करके इन दोनों वीडियोज़ को देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।